गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? शुरू करें आज की क्लास। आज हमारी थर्ड क्लास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे। ठीक है ना। कोई भी नया टॉपिक क्या, जो टॉपिक कल कॉन्टिन्यूटी में था उसी को पूरा करेंगे आज, और उसके बाद नए टॉपिक्स चालू करेंगे। लेकिन उसको भी पहले, उसके साथ भी छेड़ाछाड़ी करने से पहले जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार उन्हें रिवाइज करते हैं। ठीक है ना। मेरा इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए। आज तो बता ही दो, आज कोई शर्म मत करना। ठीक है। हाँ जी। क्या हम किसी ना किसी वे में कंज्यूमर है या नहीं है? नहीं, आज तो बता ही दो, क्या हम सुबह से लेके शाम तक सैकड़ों प्रोडक्ट यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या हमें एक वेल इन्फॉर्म्ड या अवेयर कंज्यूमर नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे साथ गलत ना हो? तो ये सुनो। और अगर गलत हो भी जाए तो क्या हमारे पास कोई तो बैक एंड में हमारे होना चाहिए हमारे को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, तो गवर्नमेंट ने हमारे को सपोर्ट प्रोवाइड कराया है बाय बाय रिलीजिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। किसको रिलीज करके? कंज्यूमर। और केवल 1986 में उसको रिलीज ही नहीं किया, उसे अमेंड भी किया 2019 में। ठीक है ना। हे कोबरा। ठीक है ना, कॉपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मजे की बात बताऊं बच्चों, आपको तो आपके जो एग्जामिनेशन में आएगा वो 2019 के अकॉर्डिंग आएगा जो अमेंडेड है। लेकिन मुझे तरस आता है उन लोगों पे कि बहुत सारे लोग, उनको जिंदगी में ये नहीं पता है कि हमारे सिलेबस में कोपरा 2019 के ही प्रोविजंस आएंगे। वो आज भी जिंदगी में 1986 पढ़ के एग्जाम में ठोक के आते हैं। उन्हें लगता है हमने सीबीएसई को ठोक दिया, बाद में पता पड़ता है सीबीएसई ने हमें ठोका। ठीक है ना। और बच्चे तो बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है तो चलो समझ में आता, बच्चे नादान है। ठीक है ना। जो टीचर लोग हैं वो भी उसे 1986 को पेल रहे हैं। समझा क्या आपको? तो आपके लिए एप्लीकेबल कौन है? अमेंडेड है। उसमें काफी सारे 2 साल पहले चेंजेस आए थे। ठीक है ना। तो आज तक कुछ लोगों को पता नहीं पड़ पाया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कोई बात नहीं। हाँ जी। नहीं नहीं, इतना ना करे भाई। नहीं, आत्मा की शांति बस इसलिए कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। 2 मिनट का अगर आप मौन धारण कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। हाँ जी। तो हम किसी ना किसी वे में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे गुड्स कंज्यूम करते हैं, तो हम कंज्यूमर कहलाते हैं। और हमें एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर होना चाहिए ताकि हमारे साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, है ना। आज के जमाने में किंग कौन है? कंज्यूमर है। कौन है? ठीक है ना। चले गए वो जमाने, बीत गए वो दिन जब कॉन्सेप्ट चलता था कैविएट एम्प्टर, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। लेकिन जैसे ही मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी की पॉलिसीज आई है, उसके बाद से बिजनेस सेक्टर में बूम देखने मिला है ना। और केवल बूम ऐसा नहीं है कि इंडियन जो प्राइवेट पार्टीज है वो ही बिजनेस में आ रही है। ठीक है ना। साथ में किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फॉरेनर्स है वो भी भारत में आकर के क्या कर रहे? धंधा कर रहे हैं, है ना। तो जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत तगड़े तरीके से क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो अब वो दिन बीत चुके हैं कि जब किसको बीवेयर रहना होता था? बायर को। अभी अप्रोच कौन सा चलता है? कैविएट वेंडिटर। बोले तो लेट द सेलर बीवेयर। बात करते हैं कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। जो मैंने अभी आपको बताया उसी में से ही अब वापस से इसी को रिपीट करके थोड़ा इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो ये वाला टॉपिक बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक सेलर ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, और ज्यादा पैसा कमाने की चाह में वो कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो जा रहा है। और वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंज्यूमर के लिए सही नहीं है ना। तो कंज्यूमर को उन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए किसको लेके आना पड़ा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। और यही उसका क्या है? मकसद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, कि हमें क्या करना है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है। ये ऑब्जेक्टिव है। मेरे को जल्दी से 2 4 5 वो बता दो आप, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या बोला? ब्लैक ओल्ड डे क्या बोल रहा है ये? हाँ जी, अडल्ट्रेशन। एक एक करके बोलो ना। ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, हाँ, डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट, ये भी हो सकता है। ओवर प्राइसिंग हो सकता है। हाँ जी, मिसलीडिंग हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। हाँ बोलो ना। अच्छा,
तो इन ही प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए हमें जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। जल्दी से बताओ मेरे को, जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है वो कब मनाया जाता है? 15 मार्च, ठीक है ना। और नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैं हटा दूं स्क्रीन पे से, आप बोलिएगा। हाँ जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस। तेज दोनों, अगर मैं ना बोलूं तो आप बोल पाएंगे? बिल्कुल जी भैया, कैसी बात कर रहे हो, हम बोल पाएंगे, तो स्टार्ट हो जाइए। स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस, ठीक है। आगे बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी हो जाता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर, प्रोड्यूसर एंड सर्विस प्रोवाइडर। केवल सेलर, केवल मैन्युफैक्चरर या केवल सर्विस प्रोवाइडर की सारे के सारे, अरे बोलो ना, मतलब ये जो एक्ट लगता है, ये एक्ट सब पे लगता है। मतलब ऐसे कल चल के सर्विस प्रोवाइडर बोलने लगे मैं तो कुछ भी करूँ ना तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं ठोकेगा ना, सर्विस प्रोवाइडर भी कवर है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज की, और सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है? सर्विस प्रोवाइडर। आगे बच्चों, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्यों करना है हमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, बोलो ना, क्यों करना है हमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन? केवल कंज्यूमर के लिए ही कंज्यूमर का प्रोटेक्शन नहीं करना है, अपने लिए भी क्या करना है? हमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना है। मतलब उसका तो इंटरेस्ट है ही, हमारा भी इंटरेस्ट है। तो इस टॉपिक को हम दो एंगल से पढ़ेंगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यहाँ पे जो इंपोर्टेंस रहती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, वो रहती है आईज। क्या रहती है? आई फॉर इग्नोरेंस, सी फॉर एंड ई फॉर एक्सप्लॉइटेशन। पूरी हेडिंग बोलो, आई, जो आई वाली पूरी हेडिंग है ना वो बोलो, कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना इसलिए जरूरी है बिकॉज कंज्यूमर इग्नोर, मतलब वो इग्नोर है। कंज्यूमर कौन है? इग्नोर है, उसे मार्केट की कंप्लीट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज नहीं है, तो चांसेस है कि उसके साथ गलत हो सकता है। दैट्स व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस है, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है क्योंकि वो इग्नोर है, उसको नॉलेज नहीं है। चलो ठीक है, इग्नोर है, तो फिर क्या हुआ? वो अनऑर्गेनाइज्ड भी है। इग्नोर तो इग्नोर, अनऑर्गेनाइज्ड भी है। इग्नोरेंस की वजह से अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो ऐसा नहीं कि सारे लोग इकट्ठे होकर के उसके आवाज गलत के खिलाफ क्या उठाएंगे? आवाज उठाएंगे। कंज्यूमर बिखरा हुआ भी है, अनऑर्गेनाइज्ड है। दैट्स व्हाई कंज्यूमर का प्रोटेक्शन जरूरी है। एंड थर्ड वन इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का बड़े स्केल पे क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे भी सेलर को मौका मिलता है तो लोग छोड़ते नहीं है, उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, उसका नाजायज क्या उठाते हैं? फायदा उठाते हैं। तो इसलिए भी जरूरी है कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। ये तो किसके लिए था? कंज्यूमर के लिए। दूसरा हमारे लिए भी क्या है? हमारे लिए भी हमें क्या नहीं करना है? कंज्यूमर के साथ गलत नहीं करना है, इसका प्रोटेक्शन करना है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। क्या है? आज अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आप लॉन्ग रन में अपने आप को नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। तो आपका भी इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई आपने किसका प्रोटेक्शन करना चाहिए? कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। ये फायदा है, ये फायदा है कि तुम क्या करोगे? तुम कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करोगे, उसके इंटरेस्ट के प्रमोशन की बात करोगे, साथ में तुम्हारा फायदा ये है कि तुम लॉन्ग रन तक बिजनेस क्या कर पाओगे? कंडक्ट कर पाओगे। पहली हेडिंग हो गई। दूसरा, मैंने आपको बताया था हमारी ये ड्यूटी बनती है क्या, कि हम बेसिकली क्या करते हैं? रिसोर्सेज यूज करते हैं सोसाइटी से जो हमें मिले होते हैं। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जब हम अच्छा लेते हैं तो सर्व करने की जब बारी आए तो अच्छा ही सर्व करें। ऐसा ना हो कि हमने सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर लिए अपने फायदे के लिए, और सोसाइटी को जब सर्व करने की बारी आई, कंज्यूमर को जब सर्व करने की बारी आई, तो हमने उसे एक्सप्लॉइट कर लिया और रिसोर्सेज को क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि हम सोसाइटी के रिसोर्स यूज करते हैं तो दैट्स व्हाई हमने कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना चाहिए। दो बात समझ में आती है आपको? हाँ जी। आई थिंक मैंने ये नहीं पढ़ाई थी आपको, थर्ड आज यहीं से पढ़ाना है ना, ये पढ़ा दिया था मैंने।
नेक्स्ट है बच्चों सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो हमारी, देखो ये दोनों हेडिंग देखना एक बारी, मैं साथ में बताता हूं, कई बार बच्चों को इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल जस्टिफिकेशन। बच्चों पहले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में और मोरल ड्यूटी में मेरे को फर्क बताओ क्या होता है, तभी मैं आपको ये हेडिंग समझा पाऊंगा। आप नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोरल ड्यूटी? हाँ जी, मोरल तो हमारे एथिक्स हो गए, चलो ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें किसी ने दी हो। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा भी हो सकता है यार अभी करना पड़ेगा, थोप दिया हमारे ऊपर, है ना, या मैं किसी के सुपरविजन में हूं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे को कुछ तो डांट पड़ेगी, है ना, कुछ तो मेरे ऊपर पिनल एक्शन लिया जा सकता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई, हाँ, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कानून है, कानून तो अब कानून बना है तो उसे फॉलो करना पड़ेगा, ये मेरी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से सुनो बच्चों, एक थिन लाइन डिफरेंस है, बस वो एक बार समझ में आएगा, आपके दिल को छू के जाएगा बस, है ना। वो अगर वो फील आप ले पाए रिस्पॉन्सिबिलिटी में और मोरल ड्यूटी में तो सही है, अदरवाइज बहुत टिपिकल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि कानून बनाया सरकार ने, बे यार अब तो फॉलो करना पड़ेगा भाई, अब मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि देश के अंदर क्या है? कानून है। क्या है भाई? कैसी बात कर रहा है, मैं किसी के साथ कैसे गलत कर सकता हूं? तुम्हें मेरे दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत फर्क समझ में आ रहा है? अच्छा, बाद वाला स्टेटमेंट क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों में से? मॉरल जस्टिफिकेशन। भाई मैं कैसे गलत कर सकता हूँ, मेरी नेचर नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, मैं नहीं करूंगा ऐसा, मैं करूंगा ही नहीं, मेरी साइड से देखो मेरे मन से आ रहा है अंदर से, मेरी मोरल ड्यूटी है, मेरी मोरल ड्यूटी है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी भाई कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा, है ना, अदरवाइज कुछ दूसरी दिक्कतें क्या हो जाएगी? अराइज हो जाएगी। समझ में आ रही है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है, क्या नजर आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं कैसे गलत कर सकता हूं, तो ये मेरी मोरल ड्यूटी है, ये मेरी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी तो शायद किसी ने मेरे ऊपर थोप दी हो, लेकिन ड्यूटी मेरे जो मोरल ड्यूटी है वो मेरे मन से ही आएगा कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। समझ में आ रही बात? तो दोनों हेडिंग यहाँ पे क्या करेगी? यहाँ पे वर्क करेगी। ये मेरी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मेरे को कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना है, उसके साथ गलत नहीं करना है, ठीक है ना। तो अभी सुनो, ध्यान से सुनो, अगर मैं कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करता हूं तो लगे हाथ फायदा ये हो जाएगा कि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी, जो मेरे से एक्सपेक्ट की जा रही थी। समझ में आ रही है बात? और उसका फायदा ये होगा कि लगे हाथ मैंने अपनी मोरल ड्यूटी भी क्या कर दी? फुलफिल कर दी। समझ में आ रही है? तो देखो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब बिजनेस है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारे बच्चों को पता है कि मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव होते कि नहीं होते? कौन कौन बोलो? ऑर्गेनाइजेशनल, बोलो दूसरा, सोशल, और तीसरा पर्सनल, थोड़ा प्रॉपर बोलो, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजेशनल के तीन बच्चे होते, खैर उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको याद भी होगा एसपीजी, एस स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर, एंड जी स्टैंड फॉर ग्रोथ। लेकिन अगर मैं बात करूं सोशल की, किसकी बात करूं? तो सोशल के बहुत सारे हमने एग्जांपल देखे थे, वहां पे पॉइंटर देखे थे कि ये करेंगे तो सोशल हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे, है ना। तो वो यही कह रहा है कि एक बिजनेस की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। मैंने कभी बताया आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स? मैंने बताया, आई थिंक मेरे को याद आ रहा है, गवर्नमेंट बजट में यार बहुत सारी चीजें बताई है, बहुत सारी चीजें बताई है, जो आगे धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं पे क्या हो रही है? यूज हो रही है। रेज योर हैंड, कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स? वेरी गुड, एक, दो, हाँ जी, चलो आप बताओ। कोई भी पार्टी जो बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, किसी भी मैनर में, किसी भी वे में, वो हमारा कौन है? स्टेक होल्डर। वो कौन है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या जो हमारे सप्लायर है, क्या वो हमारे स्टेक होल्डर है? हाँ जी, जो हमारे सप्लायर है, जो हमें सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं, वो हमारे स्टेक होल्डर है। हाँ जी है, क्यों है? क्योंकि वो हमारे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? वो हमें रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं। हाँ जी, हमारे कस्टमर हमारे स्टेक होल्डर है,
है बिकॉज हम उन्हें क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, हम उन्हें सर्व करते हैं। मीडिया, क्या मीडिया हमारी स्टेक होल्डर है? हाँ, अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो मीडिया हमारे लिए क्या करती है, हमारे सपोर्ट में आती है। अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो मीडिया हमारे अगेंस्ट में जाएगी, जो लाजमी है। से यस और नो, क्या गवर्नमेंट हमारी स्टेक होल्डर है? हाँ है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज देती है और हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। कोई भी वो पार्टी जो बिजनेस से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड हो, वो कौन होता है? स्टेक होल्डर। कौन होता है? क्या हमारे जो लॉयर्स है, हमारे जो एम्प्लॉइज है, हमारे जो बैंकर्स है, इंश्योरेंस कंपनी है, क्या वो हमारे स्टेक होल्डर नहीं होते? होते हैं। स्टेक होल्डर के देखो मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल बताए, एंड कंज्यूमर इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, है कि नहीं है? जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए, तो कंज्यूमर भी तो उसका एक हिस्सा है, उसके लिए भी तो हमारी कोई ड्यूटी बनती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ बोलो ना, कि क्या ड्यूटी बनती है हमारे कस्टमर के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? बोलो। कि हमें उसे रीजनेबल क्वालिटी देनी है, रीजनेबल प्राइस में देनी है, टाइम पे सप्लाई करनी है, उसके साथ कोई भी हमें चीटिंग नहीं करनी है, उसे मिसगाइड नहीं करना है, उसे मिसलीड नहीं करना है, क्वांटिटी में हेरफेर नहीं करना है, मतलब अंडरवेट नहीं करना है, ओवर प्राइसिंग नहीं करनी है, अडल्ट्रेशन नहीं करनी है, होर्डिंग नहीं करनी है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है। तो ये सारी ड्यूटी है हमारी, ठीक है ना, कि जो इनमें से जो गलत है वो हमें कंज्यूमर के साथ नहीं करना है। हाँ बोलो। अच्छा, अगर मैं ऐसे सच मतलब मेरे मन में आ रहा है, हालांकि उससे मतलब कोई मतलब नहीं है जो मैं भी पूछने वाला हूँ, क्या गवर्नमेंट के लिए भी हमारी कोई ड्यूटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्या होती है बोलो? हमें अपना प्रॉफिट सही से रिपोर्ट करना चाहिए, हमें जितना प्रॉफिट हमने रिपोर्ट किया उस पर बराबर से हमें क्या देना चाहिए? टैक्स देना चाहिए। टैक्स देना भी चाहिए और टाइम से देना चाहिए, है ना? तो हर एक स्टेक होल्डर के लिए हमारी कुछ ना कुछ क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सप्लायर के लिए अगर पूछ लूं मैं, तो बता सकते हो आप सप्लायर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सही टाइम पे उसे क्या देना चाहिए? हमें पैसा देना चाहिए, अपनी मार्केट में गुडविल बना के रखनी, अदरवाइज आगे से वो क्या ही नहीं करेगा? सप्लाई नहीं। ठीक है ना? तो हर एक पार्टी के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंज्यूमर के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी। A business has social responsibilities toward various stakeholders and consumer is one of the stakeholder. Consumer बहुत सारे स्टेक होल्डर में से एक पार्टी है, ठीक है ना? सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस फर्म की टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कि उन्हें क्या करना है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है बाय सप्लाइंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, वो भी रीजनेबल प्राइस। ये हमारी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमारी मोरल ड्यूटी भी है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, ठीक है ना? तो देखो, इट इज अ मोरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे इसने कहीं पे भी मोरल ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन नहीं किया। वो मैंने आपको बताया कि ड्यूटी क्या होती है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, जो शायद हमें फुलफिल करनी ही पड़ेगी। यार अब ये भी करना पड़ेगा, नहीं मेरे को तो करना है। दोनों बातों में फर्क आ रहा है ना? पहले वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी वाली मेरी मोरल ड्यूटी, है ना? ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से और समझाऊं बच्चों। आपका एक छोटा भाई है, ठीक है ना? और आप एक ट्रैक पे जा रहे हो, और तुमने उस अपने छोटे भाई को ऐसा कमर पे ना, उसे कमर पे ऐसे पीछे आपको बैठा करके, जो भी आप बोलो उसे, आप उसे लेके जा रहे हो, ठीक है ना? एक रास्ते में एक इंसान मिला, देख कितना बोझ ढो के लेके जा रहा है। वो ऐसा बोल रहा है, देख कितना बोझ ढो के लेके जा रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वो आपकी मोरल ड्यूटी है? बोझ होगा तेरे लिए, मेरा तो भाई है भाई, मेरी तो मोरल ड्यूटी है। मैं नहीं करूंगा अपने भाई की केयर, तो कौन करेगा? समझ में आ रही है ना? उसके लिए तो लग रही है। अभी अभी तुमने एक बंदे को हायर किया, तुमने एक बंदे को, ऐसे होता ना, केदारनाथ जाओ या कहीं पे तो जाओ, ठीक है ना? तो हाँ, उसे ऐसा गोदिया भी बोलते हैं, हाँ, ये पिट्ठू बोलते हैं, गोदिया बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए वो ऐसा कपड़े से रैप करके वो लेके जाते हैं, समझा क्या? ठीक है ना? तो अब ऐसा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। मान लिया वो उस छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है, बीच में तुमने देख लिया, तो तुम क्या बोले? ओ भाई, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे पैसा दिया हमने, है ना? अच्छा, तुम उसे बोलो तेरी मोरल ड्यूटी है, ठीक है ना? समझा ना?
हालांकि अगर उसके मन से अपने काम के लिए बहुत ईमानदारी है तो वो मोरल ड्यूटी मान सकता है। समझ में आ रही है ना बात? बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है। आई होप मैं आपको समझाने में मतलब कामयाब रहा हूं। इट इज अ मोरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं कि बिजनेस की मोरल ड्यूटी होती है कि उन्हें कंज्यूमर के इंटरेस्ट की क्या करनी है, टेक केयर करनी होती है, ठीक है ना, या करनी ही चाहिए। एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन, और उन्हें किसी भी प्रकार का जो एक्सप्लॉयटेशन वो कंज्यूमर के साथ हो सकता है उससे उन्हें बचना है। कोई किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर के साथ नहीं करना है, ये एथिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, ध्यान से सुनो वापस से। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, कहीं मेन जो ट्रैक है उससे ना भटक जाना। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, मेन टॉपिक पढ़ा, इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, ऊपर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ चुके हैं? वो 3 हेडिंग आपको आती है, आइस आपके माइंड में चल रही है। अच्छा, फिर हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा? अच्छा, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 5 हेडिंग है, 4 पढ़ चुके हैं। एक बार मेरे को 4 बता दो, मैं 5वीं पढ़ा रहा हूँ आपको। भाई मेरे को कंज्यूमर का प्रोटेक्शन इसलिए करना है क्योंकि मेरा भी फायदा है, मेरे को लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलाना है, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि मैं सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ। तो भाई जब मैं सोसाइटी के रिसोर्स यूज कर रहा हूँ तो मैं गलत क्यों करूं किसी के साथ, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी से मेरे को सारी चीजें मिल रही है और सोसाइटी को मैं क्या कर रहा हूँ, सर्व कर रहा हूँ, तो मैं नहीं करूंगा गलत, है ना। तो क्योंकि मैं सोसाइटी के रिसोर्स यूज कर रहा हूँ। तीसरी बात, ये मेरी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। सबके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंज्यूमर के लिए भी है। मैं क्यों गलत ना करूं, चौथा रीजन बताओ मेरे को। ये मेरे भाई मेरा मन गवाही नहीं देता, ठीक है ना। देख तू मेरे ऊपर कानून लगा या नहीं लगा, नहीं भी लगाएगा ना तो मैं तो अपना काम ईमानदारी से ही करूंगा, मैं किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं करूंगा। ये मेरी क्या है, मोरल ड्यूटी है। कानून तो तू छोड़ ही दे, है ना, कोई मेरे ऊपर कोई तू कंट्रोल्स लगाएगा वो तो छोड़ ही दे। तू कंट्रोल, ईमानदारी तो वही है कि जो कंट्रोल ना लगा के भी हम अपना काम क्या करें, बड़ी शिद्दत से करें, वही तो ईमानदारी है, वही तो हमारी इंटीग्रिटी है। हाँ बोलो ना। देखने पे मान लिया 100 रुपए का नोट पड़ा है ना, और कोई मुझे देख रहा है, मैं उसे उठा नहीं रहा हूं, ये कोई ना मेरी ईमानदारी है। ईमानदारी तो वो है कि 100 का नोट पड़ा है, कोई देख भी नहीं रहा है, मैं फिर भी नहीं उठा रहा हूं, वो ईमानदारी है। कि डूइंग द राइट थिंग्स जब कोई भी हमें नहीं देख रहा, वो ईमानदारी है हमारी। तो बस उतना ही फर्क है, मैं बार बार थोड़ा फोकस कर रहा हूँ ज्यादा इस पे, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे और मोरल जस्टिफिकेशन पे, क्योंकि बाद में चल के बच्चे बोलते हैं कि दोनों हेडिंग सेम ही तो है, ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए। लास्ट बच्चों, मेरे को कंज्यूमर का प्रोटेक्शन इसलिए भी करना है कि अगर मैं कंज्यूमर का प्रोटेक्शन नहीं करूंगा ना तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाएगा मेरे बिजनेस में। किसका इंटरवेंशन हो जाएगा? अच्छा बे, बाप लोगों से पंगा। हमने तो क्या लेके आया, हमने तो कोपरा 2019 लेके आया, तू उसकी धज्जियां उड़ा रहा है, तो उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर हम किसी कानून को क्या करेंगे, किसी लॉ को क्या करेंगे, वायलेट करेंगे, उसका कंप्लायंस नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताओ गवर्नमेंट हमारे ऊपर पिनल एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर होंगे, है ना, उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती, मतलब फाइन लग सकता है, क्या लग सकता है, क्योंकि आप क्या नहीं कर रहे हो, लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहे हो। और बेटा कल के अखबार में खबर छपेगी, XYZ ऑर्गेनाइजेशन में पड़ी गवर्नमेंट की रेड, ठीक है ना। कंज्यूमर फोरम ने किया ये आदेश जारी। आप मुझे बताओ, जब इस तरह की मार्केट में न्यूज जाएगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमारे बिजनेस की जो इमेज है, जो गुडविल है, वो टार्निश होएगी या नहीं होएगी? हमारे बिजनेस की जो गुडविल है वो हैम्पर होएगी कि नहीं होएगी? लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? हमारे प्रोडक्ट को फेवर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसा आप रियलिटी में एग्जांपल देता हूँ, मैगी के लिए एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ऐसा। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा न्यूज मार्केट में क्या हुई थी, सर्कुलेट हुई थी, कि उसमें क्या मिला हुआ होता है, जो वो होता है लीड होता है वो मिला हुआ होता है ना, या उसमें वैक्स की कोटिंग होती है मैगी पे, जो हमारी बॉडी के अंदर जाने से पैनक्रियाज कैंसर क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? तो जब ऐसा मार्केट में न्यूज जाएगी तो क्या हमारे बिजनेस, भाई मैगी कौन खाता है रे, मैगी नहीं खाने का, उससे तो बॉडी में प्रॉब्लम होती है, से यस और नो, तो हमारे बिजनेस की इमेज क्या होगी, खराब होगी, है ना। या ऐसा है कि कोर्ट ने लगाया वो नेस्ले के ऊपर इतना पेनल्टी, 5 करोड़ की लगाई पेनल्टी, तो बिजनेस हमारा क्या होता है, उससे बिजनेस की गुडविल क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है।
पतंजलि के लिए जैसे चल रहा है हाल फिलहाल में। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो इससे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। क्या होता है? और बेटा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, जब बाप लोगों का इंटरवेंशन होता है ना, वो अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है ना, उससे हमारे बिजनेस की धज्जियां उड़ेगी। तो अभी एक बात बताओ, मैं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहता हूं अपने बिजनेस में, नहीं चाहता हूं? नहीं चाहता हूं। और अगर मैं नहीं चाहता हूं तो मेरे को खुद से क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। मत करो, मत करो ना, वो उधर से क्या कर देंगे, वो फरमान जारी कर देंगे, फिर करते रहना। समझ में आ रही ना बात? दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कह रहे कि गवर्नमेंट इज एक्टिवली इन्वॉल्व। भाई आज के टाइम में किंग कौन है? कस्टमर। कस्टमर के साथ ही कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एक्टिवली इन्वॉल्व है इन द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। किसके प्रोटेक्शन के लिए? है ना, कंज्यूमर के राइट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, वो उनके साथ खड़ी है गवर्नमेंट। आगे बोल रहे एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बाय अ फर्म, कोई भी फर्म अगर किसी भी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करती है, वुड इनवाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो वो कह रहे हैं कि एक वो कहावत है ना भारत में ऐसा कि आ बैल मुझे मार, ये वो वाला काम हो जाएगा, है ना कि नहीं, अब वो थोड़े बहुत वर्ड इधर उधर ना चेंज कर देना तो तेरे साथ हादसा हो जाएगा वरना। हाँ जी, एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बाय अ फर्म, कोई भी अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करती है कोई फर्म, वुड इनवाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वो अपने आप ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए क्या कर रहा है? बुलावा ऐसा दे रहा है। विच में हैम्पर, जो बर्बाद कर सकता है। हैम्पर के बजाय आप दूसरे वर्ड सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हो, इम्पेयर वर्ड यूज कर सकते हो, टार्निश वर्ड यूज कर सकते हो। द इमेज ऑफ बिजनेस, वो कह रहे हैं कि जिससे हमारे जो बिजनेस की जो इमेज है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड वॉलंटरली, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वॉलंटरली बोले तो अपने आप ही, अपनी मर्जी से, ठीक है ना, खुद पे खुद। वो कह रहे हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खुद पे खुद इन्वॉल्व होना चाहिए इन सच प्रैक्टिस, इस तरह की प्रैक्टिसेस में, विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जो किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। 5 रीजन पता चले आपको कि आपको क्यों कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना चाहिए। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना केवल कंज्यूमर के लिए फायदेमंद नहीं है, बिजनेसमैन के लिए भी फायदेमंद है। समझ में आती है बात? वापस से बोल सकते हो 5 हेडिंग आप। पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। दूसरा, हाँ जी, रिसोर्सेज, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। थर्ड, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल जस्टिफिकेशन और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसको हम बोलते प्यार से LRR इज जस्टिफाइड बाय गवर्नमेंट। मुझे नहीं लगता LRR आपको बताने की जरूरत है। LRR को कौन जस्टिफाई कर रही है? गवर्नमेंट जस्टिफाई कर रही है। वो ऐसा ऐसा हमने यहाँ पे क्या बनाई है? एमटी बनाई है। L स्टैंड फॉर, वापस से बोलो, L फॉर लॉन्ग टर्म, R फॉर, अगेन R फॉर जस्टिफाइड बाय, जस्टिफाइड बोले तो मोरल जस्टिफिकेशन, मोरल जस्टिफिकेशन और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बैक टू बैक चिपक के सारी हेडिंग बोलो। पहले क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोलो LRR इज जस्टिफाइड बाय गवर्नमेंट, LRR इज जस्टिफाइड बाय गवर्नमेंट। L for long term interest of business, R for resources, business uses society's resources, R for responsibility, social responsibility, justified by moral justification और गवर्नमेंट। ये टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है ना। मेजर तौर पे हम 2 टॉपिक क्या कर चुके हैं? अपने कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन और दूसरा इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब बच्चों देखो, आपने पूरे नोट्स देखे होंगे हमारे पार्ट ए के। मैंने जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के लिए 2 ही मैंने कलर यूज किए, या तो रेड या तो ब्लू। इस चैप्टर में आपको ग्रीन कलर भी देखने मिलेगा और ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है अमेंडमेंट्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कि जहां जहां पे भी पूरे चैप्टर में अमेंडमेंट्स हुई है, चेंजेस हुए, वो मैंने ग्रीन कलर से डाले ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
आप देख रहे हैं कि जैसे इधर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, तो फिर ग्रीन कलर में लिखा है, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले क्या लिखा था? 1986। क्या लिखा था? अभी हमें 2019 के प्रोविजंस पढ़ने। क्या नमन भैया पूरा एक्ट पढ़ाओगे? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरा एक्ट हमें नहीं पढ़ना है, उस एक्ट की जो मेन मेन बातें हैं जो हमें 12th लेवल पे पता होनी चाहिए उतना हमारे सिलेबस में है। और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ बच्चों की मोर देन सिलेबस में जो भी आपका है सिलेबस से उससे ज्यादा मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये कह रहे हैं कि ये एक्ट क्या है, हल्का सा इसके बारे में ओवरव्यू देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बोले तो कोपरा 2019, ठीक है ना। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज इनेक्टेड, इनेक्टेड मतलब हाँ उसे लागू करना, इंप्लीमेंट करना। वो कह रहे हैं कि जो कोपरा 2019 है इसे लाया क्यों गया, क्यों लाया गया? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। द स्कोप ऑफ द एक्ट इज वेरी वाइड। इस एक्ट का जो स्कोप है वो काफी वाइड है। मतलब भैया समझ में नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो कोई भी एक्ट का जो स्कोप होता है ना, कोई भी एक्ट का जो स्कोप होता है वो उसकी कवरेज बताता है कि ये कहाँ कहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। बच्चों पहले बहुत सारे एक्ट, अभी जैसे जब से ये हुआ ना आर्टिकल 370 हटी है भारत के अंदर, मैं बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा, पूरी कहानी तो नहीं सुनाऊंगा आपको, लेकिन आपको ये बताऊंगा कि अधिकतर जो एक्ट थे आर्टिकल 370 से पहले जो भारत में जो कानून बनते थे वो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते थे। उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, वो अगर मैं अभी यहाँ पे समझाने बैठूंगा तो मैं एक अलग ही क्लास में निकल जाऊंगा, ठीक है ना। वो समझाने के लिए भी अराउंड 2 क्लास लगेगी मेरे को। तो अगर आप ऐसा इंटरेस्ट रखते हो कि वो जानना है, हालांकि मैंने यहाँ पे आपको हिंट दिया कि ऐसा भारत में बहुत सारे एक्ट मतलब थे जो पहले जम्मू कश्मीर पे नहीं लगते थे बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है ना। अगर ये आपको जानना है तो YouTube आपके पास है, YouTube जिंदाबाद, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। आई होप विकास दिव्य कीर्ति सर का कोई तो लेक्चर होगा, अब वो देख सकते हो, है ना। उसकी पूरी हिस्ट्री है ना, 4 घंटे का 5 घंटे का विकास सर का बहुत लेक्चर होगा, वो देख सकते हैं। खैर सुनो, लेकिन सुनो, आर्टिकल 370 के हटने के बाद, आर्टिकल 370 के हटने के बाद हुआ ये कि जो भारत के ज्यादातर जो एक्ट थे वो किस पे भी अप्लाई होने लगे? जम्मू एंड कश्मीर पे भी। किस पे भी? जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होने लगी। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ एक्ट तो कब बना था ये वाला? 1986 में। और जो अपनी जो 370 है वो भी 3-4 साल पहले हटी है। से और नो? हाँ बोलो ना। अच्छा तो ये एक्ट में अमेंडमेंट होना था कि नहीं होना था? देखो तो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है बच्चों, वो कह रहे हैं इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट पूरे भारत में लगता है, ये एक्ट पूरे भारत में लगता है। बच्चों पहले वर्डिंग होती थी एक्सक्लूडिंग द, ऐसे एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो अभी ऐसे देखो कैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग, क्या लिखा है? इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नमन भैया अरे बेटा JNK को क्या बना दिया? यूटी बना दिया। ये तो हमारी चर्चा कहाँ पे हुई थी? जब हमने गवर्नमेंट बजट पढ़ा था। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? है ना कि यूटीज कितनी है भारत में ऐसा। तो JNK को, जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया? यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, है ना, लद्दाख को भी क्या बना दिया इन्होंने? यूटी बना दिया। यानी कि आज के टाइम पे आपको याद क्या करना है या आपके माइंड में क्या लेके चलना है कि ये जो एक्ट है ये पूरे भारत भर में लगता है। अब ऐसा कोई JNK का और लद्दाख का कोई चक्कर नहीं है, वहां पे भी लगता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी लगेगा और लद्दाख में भी लगेगा, ठीक है। अच्छा एक बात तो ये है, पहले तो इसने देखो ये कह रहा ना, इसका स्कोप बता रहा है, क्या बता रहा है? तो इसका स्कोप है कि पूरे भारत भर में लगता है। अब इसके स्कोप को और डिफाइन कर रहा है, इसकी कवरेज को और डिफाइन कर रहा है। कह रहे भारत में तो लगता है, आगे बता रहा है किन किन अंडरटेकिंग्स पे लगता है। अंडरटेकिंग मतलब किन किन ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है, किन किन एंटरप्राइज पे लगता है। वो बोल रहा है इट अप्लाइज टू ऑल अंडरटेकिंग्स, ये सारी की सारी फॉर्म्स पे लगता है। देखो अंडरटेकिंग के मैंने 3-4 वर्ड्स आपको बोले, कौन कौन बोले बताना? अंडरटेकिंग का मतलब फॉर्म्स हो गया एक, है ना, एक एंटरप्राइज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हो। समझ में आ रही है? तो 5-6 वर्ड ये यूज कर सकते हो। लॉ में क्या यूज होता है? अंडरटेकिंग वर्ड यूज होता है। इट अप्लाइज टू ऑल अंडरटेकिंग्स, ये हर एक अंडरटेकिंग पे लगता है, हर एक फॉर्म पे लगता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, भले ही उसका साइज कितना भी हो। मतलब ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब पे लगेगा ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई बोला भैया मैं तो 10 रुपए की ही सेल करता हूं और मेरे से भूल में
इसके साथ क्या होगी, गलती हो गई, कंज्यूमर के साथ मैंने क्या कर ली, भूल से चीटिंग हो गई, ठीक है ना। अब भैया हमें तो माफ कर दो, हमारे तो पूरे साल की ही सेल कितने रुपए की है, 10 रुपए की। चुप नालायक, चाहे छोटा हो, ये एक्ट का स्कोप है, एक्ट में लिखा हुआ है कि ये सब पे लगेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा हो या बड़ा हो। नेचर नेचर नेचर, उसका नेचर कैसा भी हो, नेचर बोले तो नेचर, वेरी गुड। हाँ नहीं बेटा, नेचर पहले भी बताया आपको, नेचर चाहे तो वो ट्रेडिंग हो, और मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो अंडरटेकिंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। मतलब ए डिस्टरबेंस क्रिएट मत कर, क्लास में माहौल बना हुआ है। हाँ जी, चाहे चाहे ट्रेडिंग बोले तो ट्रेडिंग जो केवल सेल और परचेज करते हैं, क्या करते हैं, सेल और परचेज करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन करके देन क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है, जो केवल सेल और परचेज करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कौन, जो मैन्युफैक्चर करके देन क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो उसकी नेचर कोई भी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ट्रेडिंग वाला हो। एंड ओनरशिप, चाहे उसकी ओनरशिप कुछ भी हो, मतलब ओनरशिप 11th में पढ़ के आए हम, बिजनेस में सेकंड चैप्टर पूरा पढ़ के आए, बिजनेस का सेकंड चैप्टर याद करो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओनरशिप, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपका जॉइंट वेंचर हो, चाहे आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, यस और नो, ओनरशिप कुछ भी हो, साइज छोटा हो या बड़ा हो, कंपनी ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, चाहे वो जॉइंट वेंचर हो, और चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो। ये स्कोप बता रहा है, क्या बता रहा है, स्कोप बता रहा है। कह रहे कि ओनरशिप कुछ भी हो, और वी कैन से दैट इट अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। वो कह रहे कि बहुत सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि हर एक टाइप के बिजनेस पे अप्लाई होता है ये एक्ट, वेदर अ मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो, एंड वेदर सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, चाहे वो गुड्स प्रोवाइड करा रहा हो, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हो। आगे भी जो वर्ड्स लिखे हुए है तो वो भी ग्रीन में, लेकिन उनको स्पेसिफिकली क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। ये इस एक्ट की खास बात है, जो 1986 वाले एक्ट को और 2019 वाले को डिफर करता है। क्या करता है, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में ही बोला था कि 1986 वाले जो एक्ट था, उस एक्ट में कोई भी बात इंटरनेट वाले बिजनेसेस की नहीं की गई थी, ई कॉमर्स बिजनेस की नहीं की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे होता ही नहीं था। लेकिन 2019 में हमें जरूरत महसूस हुई कि ये जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, बाकी मीशो, जितने भी मिंत्रा वगैरह, तो जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये भी तो गड़बड़ करते हैं ना कंज्यूमर के साथ, तो इनकी सुनवाई कहाँ पे होगी। इस एक्ट में चेंजेस लाए गए, खासकर बोला उसने इंक्लूडिंग। कभी तुम सोचो कि ऊपर तो बोल दिया उसने, ओनरशिप बोल दिया, नेचर बोल दिया, साइज बोल दिया, कह रहे जो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कंडक्ट करते हैं वो तो इसमें कहीं आए नहीं, आए है बेटा, अलग से बोला उन्हें इंक्लूडिंग ई कॉमर्स फर्म। इनमें कौन भी आएगी, ई कॉमर्स फर्म्स भी आएगी जो इंटरनेट की हेल्प से क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। कोई शक हो तो बताओ। अच्छा बच्चों, इस एक्ट के कुछ फीचर्स है, क्या है, बोलो इस एक्ट की क्या है, इस एक्ट ने हमें कुछ दिया है ना, जिसके दम पे कस्टमर क्या करता है, मार्केट में राजा बना फिरता है। भाई इस एक्ट ने कुछ चीजें आपको प्रोवाइड कराई है, जिसकी वजह से हम कस्टमर को क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं। किसका, मार्केट का। कस्टमर मार्केट में उछलता क्यों है इतना, क्योंकि एक्ट ने उसको कुछ चीजें प्रोवाइड कराई है। वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई वो देखते हैं, उसके फीचर क्या है, मतलब इस एक्ट के कोपरा 2019 के फीचर्स क्या है देखते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट आर, पहला, द एक्ट हैज ग्रांटेड सर्टेन राइट्स टू कंज्यूमर टू एम्पावर देम एंड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। इस एक्ट ने आपको कुछ क्या दिए, अधिकार दिए। क्या दिए, राइट्स दिए, है ना। राइट का आप वो दूसरे वाला मीनिंग मत देखना, राइट कौन से वाला राइट है यहाँ पे, अधिकार वाला राइट। कुछ राइट्स दिए आपको, कुछ अधिकार है कंज्यूमर के। भैया कौन कौन से राइट्स है वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। ऐसा हमारे यहाँ पे MTA HC रेज द इशू ऑफ कंज्यूमर राइट, ऐसा करके टॉपिक आएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको वो।
इस एक्ट ने आपको कुछ अधिकार दिए। क्या दिए? बोलो ना। राइट्स दिए, एक बात, ठीक है ना। दूसरा, चलो ठीक है यार, उसने मेरे को राइट दी कि भाई तुम्हारे पास ये राइट है। वो राइट देने का फायदा क्या होगा जब मेरे को कोई रेमेडी ना मिले? मान लिया मेरे को अधिकार मिल गया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मेरे साथ क्या हुआ है? गलत हुआ है, और मेरे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या नहीं है? सॉल्यूशन नहीं है। तो उस राइट का भी क्या कीजिएगा? तो केवल राइट काफी नहीं है बच्चों, साथ में आपको क्या भी दिए इस एक्ट ने? सेफ गार्ड। सेफ गार्ड समझते हो क्या? हाँ, कि आप अपना बचाव कैसे कर सकते हो, या आपके पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड सेफ गार्ड। एक्ट ने क्या प्रोवाइड कराया आपको? सेफ गार्ड प्रोवाइड कराए टू कंज्यूमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, कि अगर आपको कोई डिफेक्टिव गुड आपने खरीदा है या सामने वाले ने चीटिंग करी है ना, तो उस केस में आपके पास क्या सेफ गार्ड अवेलेबल है, मतलब क्या क्या आप अवेल कर सकते हो, किस किस चीज की आप डिमांड कर सकते हो। और केवल डिफेक्टिव गुड्स के केस में ही नहीं, साथ में डेफिशिएंट सर्विसेज। अब बच्चों देखो, सर्विसेज के लिए वर्ड डिफेक्टिव तो यूज नहीं होगा, है ना, कि भाई सर्विस में डिफेक्ट हो गया। सर्विस में कमी हो सकती है। क्या हो सकती है? जैसे मैंने आपको बच्चों प्रॉमिस कर दिया, मैं ऐसा करा दूंगा तुम्हें, वैसा करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, तुम्हारे नोट्स बनवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा, तुम्हें वन शॉट करा दूंगा, किया मैंने कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो डिफेक्टिव सर्विस नहीं हुई, डेफिशिएंट सर्विस हुई। सर्विसेज में मैंने क्या कर दी? कमी कर दी, ठीक है ना। जो गुड्स है, गुड्स के लिए वर्ड यूज होएगा डिफेक्टिव, सर्विसेज के लिए वर्ड यूज होएगा डेफिशिएंट, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि एक्ट ने आपको सेफगार्ड भी प्रोवाइड कराए है कंज्यूमर को, किसके अगेंस्ट? अगर आपको कोई डिफेक्टिव गुड्स मिला है या डेफिशिएंट सर्विसेज मिली है, या कोई आपके साथ क्या हुआ है? हादसा हुआ है, यानी कि आप किसके शिकार हुए हो? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के शिकार हुए, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, या किसी भी प्रकार से आपका शोषण किया गया हो, उस केस में इस एक्ट ने आपको कुछ रेमेडी भी अवेलेबल कराई है। मुझे बताओ, कानून से हमें क्या मिला है? कानून से हमें क्या मिला है? एक तो राइट्स मिले हैं, मैंने हाईलाइट करके रखा है, बाकी सब इधर उधर की इंग्लिश है, मेन वो है जो हाईलाइटेड एरिया है, ठीक है ना। तो इस एक्ट ने आपको कुछ राइट्स दिए, ठीक है ना। दूसरा, इस एक्ट ने आपको सेफ गार्ड भी दिए। और देखो, वो जो सेफ गार्ड जो मिलेंगे आपको, वो कोई तो ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ना, कोई तो ऐसी मशीनरी होनी चाहिए जो वो सेफ गार्ड है वो अनाउंस कर सके कि वो सेफ गार्ड मिलेंगे तो क्या क्या मिलेंगे और कितने कितने मिलेंगे। मतलब जुडिशरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इस एक्ट ने 3 टियर मशीनरी को भी स्टैब्लिश किया है। किसको स्टैब्लिश किया है? यानी कि कंज्यूमर कोर्ट को स्टैब्लिश किया है। मैंने कल भी बताया था आपको कि ऑलरेडी जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, उसी के ऊपर अगर कंज्यूमर के मसले भी थोप देंगे हम, तो ऑलरेडी केस क्या होते हैं? डिले रहते हैं बच्चों। एक सेक्शन 138 होता है ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें क्या रहता है, मैंने आपको शायद पहले भी एक बार शेयर किया था, या तो 11th में किया होगा, कि चेक बाउंस होता है। चेक क्या होता है? बाउंस होता है। तो सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? सामने वाले, मतलब जिसने चेक इशू किया था, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो। भारत भर में 40 से 45 लाख केस आज भी पेंडिंग पड़े, सेक्शन केवल और केवल सेक्शन 138 के। अब भारत में हजारों कानून है, हजारों कानून। तुम देखो, एक एक सेक्शन के 40-45 लाख केस अभी भी पेंडिंग पड़े, जो भी चल रहे हैं केस, और बाकी हजारों क्या है भारत के अंदर कानून है। तो अगर कंज्यूमर तो देखो भाई, कंज्यूमर के मसले तो इतने ज्यादा होंगे, क्योंकि जो 1 रुपए का भी प्रोडक्ट क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, वो भी क्या है? कंज्यूमर है। आगे हम कंज्यूमर की डेफिनेशन भी देखेंगे इसमें। तो अभी कंज्यूमर कितने सारे मसले होंगे, वो एग्जिस्टिंग अगर कोर्ट पे उनका बर्डन डाल दिया जाएगा तो वो और ओवर बर्डन हो जाएगी कोर्ट हमारी। तो इस एक्ट ने किसका भी प्रावधान दिया है आपको? इसने 3 लेवल पे क्या की है? कोर्ट स्टैब्लिश की है, जो स्पेसिफिकली स्टैब्लिश की गई है किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। किसके लिए? ये कंज्यूमर से रिलेटेड मसलों के लिए, ठीक है ना। तो इस एक्ट ने आपको 3 टियर मशीनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 टियर मशीनरी। 3 टियर मशीनरी क्या मतलब? 3 लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। उनके अपना अपना क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है कि कहां कहां पे आप केस करोगे। भाई आप ये भी तो जानना चाहते हो कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो हम कहां पे जाकर के केस कर सकते हैं? कितनी अमाउंट का अगर हमने गुड्स परचेज किया है तो कहां पे कर सकते हैं? क्या अगर हमने 1 रुपए का भी प्रोडक्ट परचेज किया तो भी केस कर सकते हैं? तो ये सारे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, तो इन सबका आपको क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा आगे चल करके। फिलहाल के तौर पे मेरे को ये बताओ, इस एक्ट ने हमें मोटे मोटे तौर पर क्या क्या चीजें दी है? अधिकार दिए,
सेफ गार्ड दिए, लेकिन वो सेफ गार्ड देगा कौन? क्या अपने आप ही पता पड़ जाएंगे? हम अपने आप ही सेलेक्ट कर लेंगे? भाई मान लिया मेरे को कोई गुड्स गलत मिल गए, डिफेक्टिव गुड्स मिल गए, है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सेलर से कुछ भी डिमांड कर रहा हूँ कि तू ये दे दे, तू वो दे दे। अब तुम्हारे मन में कुछ और भी आ सकता है, तू ये दे दे वो दे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि तू ये दे दे तू वो दे दे। अरे कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए भाई, ए, कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए जो ये अनाउंस करे कि इसे क्या मिलेगा कॉम्पनसेशन में। समझ में आ रही है? प्रोडक्ट रिप्लेस होके मिलेगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की रिपेयर होके मिलेगी, इसे कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा, है ना, या वो आगे से ऐसा डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कराएगा, तो कोई तो होना चाहिए ना। और ये काम तो भैया कौन ही कर सकती है? कोर्ट कर सकती है। कौन कर सकती है? क्योंकि कोर्ट की वो भी सुनेगा और मैं भी सुनूंगा, मतलब मैं अगर कंज्यूमर हूं तो मैं भी सुनूंगा। मान लिया कोर्ट ने बोल दिया कि भाई तेरे को 5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए मेरे को, मैं कंज्यूमर अगर हूं, है ना, तो अगर मेरे को लग रहा है कि गलत है तो मैं अपील वगैरह कर सकता हूँ आगे, वो बात की बात है, लेकिन मानूंगा तो ना मैं कोर्ट की बात। ऐसे कोई ना कि मैं नहीं मान रहा जी तुम्हारी बात, इसे तो ज्यादा करो, ऐसे तो नहीं होगा ना। तुम अपनी बात, जो क्राइटेरिया है, जो जो लॉ है, लॉ के तहत अपनी बात रख सकते हो। वहां से उन्होंने ऑर्डर फाइनल सुना दिया तो आप अपील कर सकते हो आगे ऊपर जाकर के, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं मैं नहीं मान रहा जी तुम्हारी बात, तुमने जो बोल दिया मैं नहीं मानने का, ऐसे तो नहीं होएगा ना। तो भाई जुडिशरी की तो बात माननी पड़ेगी, बाप लोगों की बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे फिर? ठीक है, तो फाइनली थर्ड वाला बुलेट पढ़ देता हूं मैं कि तीसरा इसका फीचर क्या है। हम टॉपिक से मत भटक जाना बच्चों, इधर देखो हम फीचर पढ़ रहे हैं किसके? एक्ट के, इस कानून के फीचर क्या है। तो तीसरा फीचर है द एक्ट हैज प्रोवाइडेड 3 टियर मशीनरी। इस एक्ट ने हमें 3 टियर मशीनरी प्रोवाइड कराई है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। यानी कि 3 कोर्ट है, 3 कोर्ट के नाम है, डिटेल में इन्हें आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। टू प्रोवाइड सिंपल, क्विक एंड इजी रेमेडीज टू कंज्यूमर। ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं है, तो तुम ही बता दो। ताकि हमें सिंपल तरीके से और जल्दी से और इजीली क्या मिल जाए? रेमेडी मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए, किसको? कंज्यूमर को, या रिलीफ मिल जाए, ठीक है ना। वापस से बस नटशेल में बात करो, इस एक्ट के फीचर क्या है? 3 फीचर बोलो। कुछ राइट्स दिए इसने हमें, सेफ गार्ड दिए, और 3 टियर मशीनरी। मजे की बात यह है कि जो इसके एक्ट के फीचर्स है ना, इन्हें ही हमें डिटेल में पढ़ना है। अगला टॉपिक आप देख लो क्या है, कंज्यूमर राइट। तो इस एक्ट ने, अभी तो बताया, इस एक्ट ने हमें राइट दिए, लेकिन वो राइट, वो अधिकार हमारे पास कौन कौन से है, अब वो देखते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग 6 राइट्स टू कंज्यूमर। कंज्यूमर के 6 अधिकार होते हैं जो आप जानना चाहोगे कि हमारे पास क्या क्या अधिकार, ठीक है ना। प्यार से पहले मैं आपको 6 के 6 राइट, उनके नाम पढ़ देता हूं, वन बाय वन उन्हें समझाऊंगा, ठीक है ना, और फिर मैं आपके माइंड में सेट भी करा दूंगा। आप पुराने टॉपिक्स तो नहीं भूल जा रहे हो? हम क्या क्या पढ़ चुके अभी तक बताओ इस चैप्टर में? इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, उसके पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा, इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 उसकी कवरेज पढ़ी और उस एक्ट के फीचर पढ़े। अभी हम पढ़ रहे कंज्यूमर, ये फ्लो आपके माइंड में रहना चाहिए, है ना। देखो पहला राइट है बच्चों, राइट टू बी हर्ड। क्या है? राइट टू बी हर्ड। दूसरा है, अभी समझाऊंगा क्या होता है वो। दूसरा राइट टू चूज। क्या है? भाई देखो मामला बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो तुम्हें लेने देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए प्लीज जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो। मेरे लिए देखो कि मैं कितना सोच समझ के और मर्यादा के साथ बोल रहा हूँ। तो तुम भी थोड़ा इसे इधर उधर मत करो, अदरवाइज वो बैरियर क्रिएट हो जाएगी जो हम पढ़ के आए कौन से वाले चैप्टर में, डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में, प्लीज, ठीक है ना। मैं अगर इसे ऐसा ना बोलूं तो फिर मैं इसका दूसरा वर्ड हालांकि देखो एक्ट में तो ये लिखा है, लेकिन मैं इसे राइट टू सेलेक्ट बोल देता हूं अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, ए कान के नीचे तिल लगाऊंगा ना। इधर देख ले, तीसरा राइट टू सीक रेड्रेसल। क्या है? राइट टू सीक रेड्रेसल।
नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, क्या है? नेक्स्ट है राइट टू सेफ्टी, और लास्ट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसे हम बोलते हैं, इसकी एमटी हमने बनाई है HC। HC समझते हो आप? हाई कोर्ट है ना, थोड़ा उसी से मैच करते हुए कुछ बना है। HC रेज द इशू ऑफ कंज्यूमर राइट्स। इस एमटी में कंज्यूमर राइट भी आ चुका है, तो इसका मतलब ये किसकी एमटी है? कंज्यूमर राइट्स की एमटी है। HC रेज द इशू ऑफ कंज्यूमर राइट। HC ने किसका इशू रेज किया है? कंज्यूमर राइट्स का, है ना। तो 6 कंज्यूमर राइट्स होते हैं, इसमें ए कुछ नहीं है, रेज में ए कुछ नहीं है। H का मतलब है, C का मतलब है, R का मतलब है, I का मतलब है, S का मतलब है, E का मतलब है। चाहे तो मैं इसे ऐसे बना सकता था HC राइज, है ना, लेकिन थोड़ा वो अटपटा सा हो जाता है, ये थोड़ा बेटर बन रहा है, ठीक है ना। खैर, तो H फॉर हियर्ड नहीं हर्ड, ठीक है ना। H फॉर, ऐसे बोलेंगे, प्रॉपर बोलना, है ना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे बोलना। H फॉर राइट टू बी हर्ड, ऐसे बोलना। क्या बोलेंगे आप? है ना, थोड़ा प्रॉपर बोलना, मिस्टेक मत करना बीच में, और ना इधर ऐसे क्लास को भटकाना, है ना। क्या है कि मेरे को फ्लो बनाने के लिए बोलना वही पड़ेगा, हालांकि मैंने तो ऑल्टरनेट वर्ड बताया, ठीक है ना, लेकिन इधर उधर मत करना आप, वापस से फ्लो में, ठीक है ना, डिस्टरबेंस मत क्रिएट करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे तो ऑर्डर मान लो इसे। H फॉर राइट टू बी हर्ड, C फॉर राइट टू चूज, ठीक है ना। नेक्स्ट, बीच में रुकने का नहीं और ना हंसने का। वापस से, H फॉर राइट टू बी हर्ड, C फॉर राइट टू चूज, R फॉर राइट टू सीक, ऐसे बोल दो, राइट टू सीक रेड्रेसल, ठीक है ना। फिर आई है फिर, ठीक है ना। I फॉर राइट टू बी इन्फॉर्म, S फॉर राइट टू सेफ्टी, E फॉर, ठीक है ना। मेन वर्ड्स बोलेगा, हर्ड, चूज, ठीक है ना, और रेड्रेसल, इन्फॉर्म, सेफ्टी, एजुकेशन, ठीक है ना। प्रॉपर बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, अभी आप बोलेगा। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। रुको, प्रॉपर बोलना, H4 ऐसे कर, ठीक है ना। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हल्का फुल्का 10 20 30% कुछ तो आए हुए माइंड में, ऐसा अगर बिना देखे बोल सकते हो, बोलो कौन कौन से। राइट टू सीक रेड्रेसल, फॉर टू सेफ्टी, E फॉर, बात करते हैं राइट टू बी हर्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, जूम करना है, चलो इसी से समझाता हूँ। भाई कह रहा है कि जूम कर दो एक बार, चलो। तेरा मैग्नीफाइंग, जो मैग्नीफाइंग लेंस है, एक्टिव हो गया। अब देख, चलो जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है। हाँ जी, राइट टू बी हर्ड, हमारे पास यानी कि कंज्यूमर के पास ये अधिकार होता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर उसके साथ कुछ, और वो किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो शिकार हुआ है, या उसके साथ कुछ हादसा हुआ है, तो उसके पास ये अधिकार है कि उसकी बात सुनी जाए। राइट टू बी हर्ड, उसकी बात सुन, अभी कुछ नहीं कह रहे हम। लेट सपोज बच्चों, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, और वो प्रोडक्ट गलत आया उसके पास, डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया, वो बंदा सेलर के पास लेके पहुंचा, ठीक है। वो कह रहा भाई साहब,
ऐसे ऐसे, ये तुमने क्या, वो समझ गया, सेलर समझ गया, कह रहे ये अपना दुखड़ा लेके आया, ठीक है ना, वो कह रहा इसे वहां फेंक दे। होते बहुत सारे सेलर होते हैं, वहां फेंक दे से, ठीक है ना, और नीचे उतर, नीचे उतर, दूसरे कस्टमर है, हमें उन्हें देखने दे, नीचे उतर। तो क्या मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या वो सेलर ऐसा कर सकता है इस कंज्यूमर के साथ? नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास अधिकार है राइट टू बी हर्ड, कि इसकी बात सुनी जाए। इसके पास अधिकार है कि इसकी बात सुनी जाए, तुम ऐसा मना नहीं कर सकते। हमारी बात सुनने का अधिकार है, मतलब हमारे पास अधिकार है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, राइट टू बी हर्ड। बात समझ में आ रही है? ये क्या लग रहा है कि आपको क्या कर रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये बताओ मेरे को, इन दोनों में से आपको कंज्यूमर कौन नजर आ रहा है? लड़का वो लड़की? वो चिंटी नजर आ रही है कि या वो चिंटू? वो चिंटू कंज्यूमर है, कौन है? उसके साथ तो कुछ तो इस चिंटी ने गलत किया है। हाँ बोलो ना। हाँ जी, अल्लाह चिंटी के ऑर्गेनाइजेशन ने किया होगा, बेचारा किसी चीज का शिकार हो गया होगा वो, ठीक है ना। तो वो अब अपना दुखड़ा किसके सामने रो रहा है? अच्छा, तुम्हें ऐसे कैसे पता पड़ा कि वो कंज्यूमर है, चिंटी उसकी हेल्प कर रही है, कुछ उसकी बात सुन रही है? यानी कि वो चिंटी कुछ तो, वो जो कस्टमर केयर सेंटर होते हैं, कुछ तो वैसा करके उधर तो जॉब करती है, किसके बिहाफ पे? ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। और तुम्हें देख रहा है वो, देखो कितना खुश हो रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि वो उसकी बात समझ में आई। आई होप आपको राइट टू बी हर्ड समझ में आया होगा। चलो देखो, देखते हैं राइट टू बी हर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, अ कंज्यूमर हैज द राइट, ये सब में चलेगी कॉमन लाइन। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, अ कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेन, कि वो क्या कर सकता है? अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है। एंड टू बी हर्ड, और उसकी बात सुनी जाएगी। इन केस ऑफ, कब सुनी जाएगी उसकी बात? ये कब वो कंप्लेन फाइल कर सकता है? इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद अ गुड और सर्विस, जब उसे डिससेटिस्फैक्शन होगा किसी गुड से या सर्विस से। मतलब डिससेटिस्फैक्शन किस सेंस में? उसे लगा था कि ये प्रोडक्ट इसको इतना फायदा देने वाला है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उस केस में ये क्या कर सकता है? अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है, और इसके पास अधिकार है कि अपनी बात कह सकता है, और सामने वाले सुनेंगे इसकी बात, उन्हें सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पास राइट है। ध्यान से सुनो बच्चों, ऐसा यहां से एमसीक्यू भी आ सकता है, और केस स्टडी में भी कई बार ये वाला जो बुलेट है वो क्या कर देते हैं, वो पूछ लेते हैं। वो कह रहे हैं मेनी फर्म्स हैव आल्सो सेट अप देयर ओन कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रीवांस सेल, जिसको टोल फ्री नंबर बोलते हैं। और वो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको? वो पूछेगा कि बहुत सारी फर्म टोल फ्री नंबर सेट करके रखती है, या कंज्यूमर सर्विस सेल या ग्रीवांस सेल वो क्या करके रखती है? सेटअप करके रखती है। तो बताओ ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि कंज्यूमर के पास कौन सा राइट है? आप आंसर करोगे, क्योंकि कंज्यूमर के पास क्या है? ग्रीवांस सेल समझते हो आप? अरे जहाँ पे वो अपनी बात बता सके, है ना, टोल फ्री नंबर जिसे बोलते हैं। आज के टाइम पे, आज के दौर में तुम देखो हर एक प्रोडक्ट पे टोल फ्री नंबर लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? ये राइट है कंज्यूमर के पास, तो वो लिख रहे हैं। आज अगर कंज्यूमर के पास ये राइट ना हो, तो कोई भी टोल फ्री नंबर नहीं देगा अपना, क्योंकि कहां पे बताएंगे हम बात? अरे अगर कोई डिससेटिस्फेक्शन हमें हुआ है किसी गुड या सर्विस को लेकर के, तो हम वो टोल फ्री नंबर के थ्रू ही तो उसे डायल करके क्या करेंगे? अपनी बात जो हमें डिससेटिस्फेक्शन हुआ वो वहीं तक तो तभी तो पहुंचाएंगे। और अगर ये अधिकार हमारे पास से छिन जाए, तो मैं कह रहा हूं कि आपको कोई भी बिजनेस वाले टोल फ्री नंबर नहीं देंगे। जो ये चलती है ना, जो कस्टमर केयर सर्विस चलती है, खासकर कौन सी? जहां पे आप आपकी कंप्लेन क्या कराते हो? रजिस्टर कराते हो, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? मेरे माइंड से वर्ड स्किप हो गया अभी। अरे टिकट वगैरह भी रेज करते, चलो ये ऐसे बोल दो, टिकट रेज जहाँ पे आप करते हो अपनी कंप्लेन का, ठीक है ना। तो ये करते ही क्यों है? बिकॉज ये वाला आपके पास क्या है? राइट है। ये राइट अगर चला जाएगा आपके पास से, तो सब हटा देंगे, है ना। कॉल सेंटर, मेरे माइंड से जो वर्ड स्किप हो रहा था वो आया, कॉल सेंटर। ये जो कॉल सेंटर स्टैब्लिश किए जाते हैं ना, कॉल सेंटर का धंधा ही बंद हो जाएगा। कि कॉल सेंटर वाले करते क्या है? कंज्यूमर की कंप्लेन ही तो सुनते हैं। और तुम देखो अगर ये राइट हटाना भारत में से, तो कॉल सेंटर वालों का धंधा चौपट हो जाएगा। समझा क्या आपको? आगे, हाँ, इससे
अब वो तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद कैसे हो, मैं बता चुका हूं। मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। वो कह रहे हैं कि कई सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं एंड हेल्पिंग कंज्यूमर इन द रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस। आपको समझा क्या बोला इसने, क्या बताओ? कुछ नहीं समझा तुम्हें, मुझे पता है ना? एक आध को कोई हल्का फुल्का समझा होगा, किसको समझा बताना, क्या लिखा है? हाँ हाँ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कौन? कौन? ना ना, एनजीओ एक टाइप से बोल सकते हो आप, एनजीओ बोल सकते हो एक टाइप से। सुनो अभी इसका प्रॉपर मीनिंग समझो। लेट सपोज ये वर्मा जी किसी गलत चीज के शिकार हो गए सुबह सुबह भाई वो कह रहा हूँ मुझे ये ऑस्ट्रेलिया भेजते हो, वहां से कहते हो, वहां से कहते हो वहां से रशिया भी पास है नहीं, फिर किसी हादसे का शिकार हो जाता हूँ आखिर क्रोनोलॉजी समझ रहे हो तुम, ये चल क्या रहा है वर्मा जी के साथ? हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। वंश को अगर ले ले तो बुरा तो नहीं मानेगा। मान लिया वंश के साथ कुछ गलत हो गया, वो हादसे का शिकार नहीं हुआ लेकिन कुछ गलत हो गया, ठीक है ना? ए सुनो, ऐसा अपन लोग देखो, अपन लोग सारे लोग इधर है ना? और हम कह रहे हैं भाई वंश के साथ गलत हुआ है तो हम ये नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, और हमने नारेबाजी करना चालू कर दिया, ठीक है ना? ये जो क्या वो कह रहा हम भी गलत करेंगे नहीं नहीं, देखो सुनो ना, वो अब ऐसा हुआ कि मान लिया वंश सबका चहेता था, है ना? वो सबके ग्रुप में ऐसा मतलब सबकी हेल्प करता, तो हम कह रहे कि भाई वंश के साथ हम भी गलत नहीं होने देंगे। बेटा अब तक तो हम बिखरे हुए थे, सुनो ना, अब तक तो हम अनऑर्गेनाइज थे। अब हमने क्या किया, आज से जो इसके साथ हुआ है ना वो किसी के साथ भी नहीं होने देंगे हम। और हमने अपना एक ग्रुप बना लिया, क्या बना लिया? वो ग्रुप को रजिस्टर करा लिया कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बोल के। अब होता क्या है, हमारे ग्रुप का काम ये है कि अगर हमारे मेंबर्स के साथ किसी के साथ कुछ गलत होता है तो केवल वो अकेला नहीं है, अब हमारा पूरा ग्रुप उसके साथ खड़ा है। इवन अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो बड़ी एक होप के साथ हमारे पास आते हैं कि हम उसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्योंकि लोग क्या होते हैं, इग्नोर होते हैं। क्या होते हैं? जब हमने अपना कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें नॉलेज होगी, हम उनकी आवाज को रेज करने में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कई बार कंज्यूमर की बात नहीं सुनी जाती, सेलर बदतमीजी करता है, सुनता भी नहीं है उसकी बात। तो कह रहे कई सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि जो इस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, एक्टिवली वर्क कर रहे हैं कि अगर किसी की बात नहीं सुनी जाती तो वो उसकी बात ऐसा सामने वाला सुने, उसकी हेल्प करते हैं। यानी कि ये राइट, ये अधिकार उसको मिले, किसको? कंज्यूमर को। तो कई सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वैसे तो बोल रहा है कि फर्म्स ने टोल फ्री नंबर स्टैब्लिश करके रखा है, सेटअप करके रखा है, लेकिन अगर फिर भी कोई भी बदतमीज निकल आता है, कोई सेलर, और नहीं सुन रहा वो कंज्यूमर की बात, तो फिर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो किसी ऐसा बंदा जिसके साथ गलत हुआ है उसके बिहाफ पे क्या करते हैं, उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं और उसकी जो कंप्लेन है उनके पास पहुंचाने, उनके पास तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है? Many consumer organizations are also working in this direction and helping consumer in the redressal. Redressal बोले तो हाँ, मतलब सॉल्यूशन, ठीक है ना? सॉल्यूशन। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और कंज्यूमर की हेल्प कर रहे हैं, क्या करने में? किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? ग्रीवांसेस मतलब प्रॉब्लम्स या कंप्लेंट्स आप बोल सकते हो, बिल्कुल। जो 3 टियर मशीनरी है वो तो एक फॉर्मल सिस्टम है, क्या है? और वो क्या करेंगे, वो हम जब कोई केस फाइल करेंगे तो उसके आगे की प्रक्रिया करेगी वो चालू, ठीक है ना? लेकिन अब हमारे साथ गलत हुआ है, ऐसा हम सीधा कोर्ट में नहीं जाते, है ना? भाई मान लिया मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैं मुंह उठाकर के किसी के पास चला गया, कोर्ट के पास, जी इसने मेरे को लूट लिया, इसने मेरे को लूट लिया, ठीक है ना? वो अब कोर्ट कह रही है कि तूने उसको बताया जिसने तेरे को लूटा,
उसने तेरे को बताया? मैंने कहा मैंने तो नहीं बताया जी, मैं तो सीधा मुंह उठा के तुम्हारे पास आया हूँ। तो कह रहे भाई ढोकले, तू हमारा टाइम पास कर रहा है। भाई जिसने तुझे लूटा है पहले उससे तो जाके बता कि तूने मेरे को लूटा है। अगर वो तेरी बात नहीं सुनता तो ही तो आएगा मेरे पास, पहले तो उसको जाके बता कि तेरे साथ गलत क्या हुआ है। अब मान लिया चलो ठीक है, मैं कोर्ट के पास पहुंचा, कोर्ट ने चलो बोला मेरे पे थोड़ा रहम करके, है ना, ऐसे जज ने बोला कि चल ठीक है, तूने उसको बताया भी नहीं, चल तू उसे बुला के लेके आ, है ना। अब मैं जज के सामने बोल रहा हूँ उसको कि भाई तूने मुझे लूटा है, तो कह रहे ये बात तू मुझे उधर भी तो आके बता सकता था, इधर आना जरूरी था। भाई तू लूट गया, मुझे तो बताता। मैंने तो सुन, मैंने तो अपनी ओर से मैंने तो 100% तेरे को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, तेरे को बढ़िया प्रोडक्ट दिया था, फिर भी चल खराब निकल गया, एक बार भाई मुझे तो बता देता। राइट टू बी हर्ड, बात समझ में, राइट टू बी हर्ड, है ना। तो जुडिशरी फॉर्मली उसको आगे क्या करेगी, वो प्रोसीडिंग को लेके चलेगी, लेकिन सामने वाला हमारी बात सुने, उसे उसे सुनना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास अधिकार है। वो ऐसा नहीं कि हम सीधा कोर्ट में जाएंगे, वो पहले करेंगे कार्यक्रम, ठीक है ना। दैट्स व्हाई राइट टू बी हर्ड। से यस और नो? हाँ जी बोलो, ठीक है ना। और सुनो, कोर्ट में जाने से पहले अगर मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि भाई, सामने वाला कई बार ऐसा होता है कि वो पावरफुल होता है, सामने वाला वो डोमिनेट करता है, क्या करता है, मैं अकेला जाऊंगा तो ऐसे मुझे कुचल देगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग एज अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वो आवाज उठाएंगे तो वो सुनेगा हमारी बात। मे भी ऐसा हो कि कोर्ट तक जाने की नौबत ही ना आए, ठीक है ना। आगे बच्चों, एक तो ये बात हो गई कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मेरे पास अधिकार है राइट टू बी हर्ड, कि सामने वाले को मेरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा राइट टू चूज, जिसे राइट टू एश्योर्ड भी बोलते हैं, राइट टू सेलेक्ट भी बोलते हैं। अब सुनो, लेट सपोज कोई एक कस्टमर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, रेडीमेड गारमेंट्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, और वहां पे वो उसे एक एक आर्टिकल दिखा करके कंज्यूमर को बोलता है तुझे यही लेनी पड़ेगी, जबरदस्ती है, यही लेनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई जबरदस्ती, या सुनो ना, ऐसा हुआ कि जैसे हम अंदर गए, उस शोरूम में अंदर गए तो ठीक है, बहुत नॉर्मली गए थे। अब जैसे हम अंदर गए तो उधर साइड से उनके दो बाउंसर निकल के आए जो लठ लेके रखे थे, और वो ऐसे उसे ठाक ठाक कर रहे हैं लठ को। ठीक है ना, सुना, अरे सुनना, छपरी जो हम बोल रहे हैं, तू जो कॉन्सेप्ट समझा रहा है उसको तो मजा ले नहीं रहा है, तू अदरवाइज ही कहीं निकल जा रहा है, इन सब बच्चों को भी इधर भटका रहा है। सुनो अभी, तो वो कंज्यूमर समझ गया, कह रहे भाई इसका मतलब समझ रहे हो तुम, इसका मतलब ये है कि बिना कुछ अगर लिए आ गया ना तो आ नहीं सकता तू बाहर, इधर घुस तो गया अंदर लेकिन इधर से निकल नहीं सकता। अब पहले तो उसने आके हमें, मतलब जैसे हम एंटर किए तो बाउंसर ने अपने जलवे दिखाए, कहा कुछ नहीं हमें, लेकिन हम समझ, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देने का एहसास उसने हमें कराया, ठीक है। अच्छा, अब सामने से जाके वो शोरूम वाले बोल रहे हैं, उसने हमें दो आर्टिकल दिखाए बहुत वाहियात से, हम कह रहे हैं ये नहीं समझ में आए, कुछ और दिखाओ, कह रहे ये इनमें से ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों, या तो सुनो, दोनों ले लो तो इससे बड़े तो कोई और बात है नहीं। वरना एक तो लेना ही पड़ेगा, कह रहे भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और दिखाओ, ऑप्शन ही नहीं, यही लेना पड़ेगा। मैं आपको सुनो ना, मैं आपको बोलता हूँ, आपसे पूछता हूँ, क्या वो ऐसा जबरदस्ती कर सकता है? एक सेलर ने वाइड वैरायटी ऑफर करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी कंज्यूमर की समझ है, कस्टमर की समझ है, उसकी मर्जी आए 100 बार वो चीज उसके मन में आएगी तो लेगा, अदरवाइज छोड़ के जाएगा, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। ये राइट भी जरूरी था, क्योंकि जो पहले सेलर थे वो जबरदस्ती करते थे किसके साथ, कंज्यूमर, भैया इतना सारा खुलवा दिया अब तो लेके जाना पड़ेगा, ऐसे कोई ना होता है, ऐसे नहीं होता, ये तो लेके जाना पड़ेगा आपने, है ना, क्योंकि राइट टू चूज है हमारे पास, तो दैट्स व्हाई अभी कोई फोर्सफुली क्या नहीं करता कस्टमर को, ऐसा उसे उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाता कि नहीं भाई आपको लेना ही पड़ेगा, आप खाली हाथ नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है, दैट्स व्हाई ये राइट को लेके आया गया। अकॉर्डिंग टू दिस राइट अ कंज्यूमर हैज अ राइट, ये देखो चिंटी को देखो कितनी खुशी हो रही है, तुम्हें क्या लगता है बाहर बाउंसर खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे, क्योंकि इसे पता है मेरे पास राइट टू चूज है, ठीक है ना। देखो कितनी खुश हो रही है, ये किसी में से भी क्या कर सकती है, सेलेक्ट कर सकती है। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस राइट अ कंज्यूमर हैज द राइट to choose from a variety of goods and services at reasonable prices। चलो भाई मित्तल साहब आप ही बता दो क्या है।
हाँ पहले वाला बुलेट। हाँ हम्म किस में से सेलेक्ट करेगा? हाँ वैरायटी में से सेलेक्ट करेगा, तो इसका मतलब है वैरायटी उसे ऑफर करनी पड़ेगी, किसे? सेलर, है ना, क्योंकि वो वाइड वैरायटी में से सेलेक्ट कर सकता है, वो भी किस पे? रीजनेबल प्राइस पे। दिस शोज दैट मार्केटर शुड ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। जो मार्केटर है, अब मार्केटर का मीनिंग क्या होता है बहुत एप्रोप्रिएटली तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के तौर पे मार्केटर का मीनिंग आप यहाँ पे सेलर ले लो। कौन ले लो? हालांकि मार्केटर का मीनिंग सेलर नहीं होता, वो मार्केटिंग में पढ़ेंगे, वो मार्केटिंग का मसला है, लेकिन फिलहाल इतना काम चल जाएगा आपका। दिस शोज दैट मार्केटर शुड ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। जो सेलर है उसे आपको क्या करना पड़ेगा? वाइड वैरायटी ऑफर करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, आपको क्वालिटी भी अलग अलग क्वालिटी भी दिखानी पड़ेगी, ब्रांड भी दिखाने पड़ेंगे, अलग अलग प्राइस रेंज भी ऑफर करनी पड़ेगी। आप बोलो, लेट सपोज आपको उसने एक पर्टिकुलर कोई भी साइज दिखाया, ठीक है ना, आप बोलो नहीं भैया अब दूसरा साइज हो गया, ये पागल है क्या, इतने पहले सारा ये सारे आर्टिकल्स खुलवा करके अभी बोल रहा साइज चेंज कर दो। ज्यादा चिक चिक मत कर, है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमारे पास वैसे भी क्या है, अधिकार है, राइट टू चूज, ठीक है ना, ऐसे मना नहीं कर सकता हमारे को, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा उसका भी तरीका होता है। मान ले तुम जा करके बोल रहे हो कि अपने को वो चाहिए 32 बेल्ट की क्या चाहिए, हमें जीन्स चाहिए, ट्राउजर चाहिए, है ना, बाद में जाके बोल रहे नहीं नहीं 32 की नहीं, हमें तो 38 की चाहिए, 40 की चाहिए, ऐसा कोई ना होता है, ठीक है ना भाई। 32 ठीक है, 32 या किसी का कोई ब्रांड का कोई छोटा बड़ा साइज हो सकता है, तो वो चेंज करेगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे कोई ना 32 बोल के फिर तुम बाद में बोल रहे 40 के भी आर्टिकल दिखा दो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, उतनी तो तमीज तुम्हें भी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, साइज एक्सेट्रा, ये सारी चीज ऑफर करनी पड़ेगी, एंड अलाउ द कंज्यूमर टू चूज फ्रॉम अमंग दीज। और कंज्यूमर को हमें क्या करना पड़ेगा? अलाउ करना पड़ेगा कि भाई देख इनमें से क्या कर ले, अब चूज कर ले, हमने हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ ऑफर कर दिया तेरे को, ठीक है ना। हाँ, और नहीं आता तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना, आप फ्री हो, आप कुछ मतलब बगैर कुछ लिए भी जा सकते हो। कह रहे मार्केटर शुड नॉट फोर्स द कस्टमर। मार्केटर को क्या नहीं करना चाहिए? फोर्स नहीं करना चाहिए कस्टमर को टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड, कि भैया आप यही ब्रांड लो। मान लिया कई बार होता है कि नहीं ये ले लो जी बहुत अच्छा है, हम कह रहे हैं हमें नहीं आ रहा भाई समझ में, तेरे को अच्छा लग रहा है, हमारे को नहीं अच्छा लग रहा, तो वो फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों राइट टू सीक रेड्रेसल। देखो बच्चों, हाँ, अब बहुत सारे बच्चे राइट टू बी हर्ड में और राइट टू सीक रेड्रेसल में क्या होता है, वो मतलब बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन होता है, बच्चों को क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। लेकिन आपको मैंने तो बच्चों अगर मैं इनको विदाउट एम्प्टी पढ़ाता ना, तो मैं हर्ड के बाद सीक रेड्रेसल पढ़ाता, लेकिन मेरी थोड़ी सी कुछ मजबूरी थी, वो मेरे को एम्प्टी के अकॉर्डिंग राइट्स को अरेंज करना पड़ा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, केवल अगर मेरी बात सुनी जाए, केवल मेरी बात सुनी जाए, जैसे कि किस में हुआ था? राइट टू बी हर्ड में। चलो ठीक है, सुन ली, मेरी बात सुन ली, मेरे को क्या शांति मिली? मैं गया उसके पास, भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा तुमने गलत किया है, वो कह रहा हाँ चल ठीक है तू बोलते जा, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तू बोलते जा, ठीक है ना। अब मैंने पूरी कहानी सुनाई, मैंने पूरी कहानी सुनाई, उसने पूरी कहानी सुनी, अब वो बोल रहा है व्हाट नेक्स्ट, बोल अब क्या हो गया, ठीक है ना, चलो जाओ, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। केवल राइट टू बी हर्ड काफी है। अरे राइट टू सीक रेड्रेसल काम में आएगा, कौन आएगा? मेरी बात तो सुनेगा ही तू, उस समस्या का समाधान भी करेगा। सीक मतलब पाना, रेड्रेसल मतलब सोल्यूशन, रेमेडी, रिलीफ। तो मेरे पास अधिकार है कि मेरी बात तूने सुनी तो है, अब मेरी बात को, मेरी जो समस्या है, मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो ग्रीवांस है, मेरी जो कंप्लेन है, उसको क्या भी कर तू, रिड्रेस भी कर, क्या भी कर, मतलब उसे सॉल्व भी कर, राइट टू सीक रेड्रेसल, ठीक है ना। मैं लेट सपोज मैंने कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदा और उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, मैंने टोल फ्री नंबर मिलाया, सुनते जाना, मैंने टोल फ्री नंबर मिलाया, उन्होंने टिकट रेज किया, मेरी कंप्लेन रजिस्टर कर ली। अभी तक कौन सा राइट एक्सरसाइज किया मैंने? राइट टू बी हर्ड। जब मैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके आया था, तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारी प्राइस रेंज दिखाई थी, क्वालिटी और अलग अलग सारी चीज दिखाई थी, कौन सा राइट एक्सरसाइज किया मैंने? राइट टू चूज।
अभी अभी क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है तो मैंने अपनी टिकट रेज करके कंप्लेंट रजिस्टर कराई, तो राइट टू बी हर्ड। अब उनका बंदा आया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके गया। बोलो मैंने कौन सा राइट एक्सरसाइज कर लिया अपना? समझ में आ रही है ना आपको बात? राइट टू सीक रेड्रेस। देखो अकॉर्डिंग टू दिस राइट अ कंज्यूमर हैज द राइट, इस राइट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के पास ये अधिकार है टू गेट रिलीफ, कि उसे क्या मिल जाए या मिलना ही चाहिए, कि वो रिलीफ ले सकता है ना, या लेगा। कब लेगा? इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, जब कोई गुड या कोई सर्विस या ओवरऑल प्रोडक्ट उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग या उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, तो उस केस में उसे रिलीफ लेने का अधिकार है। अब बच्चों ये जो रिलीफ लिखा हुआ है ना, रिलीफ का अपने आप में एक टॉपिक है कि क्या क्या रिलीफ हो सकते हैं। बहुत सारे रिलीफ हो सकते हैं। मेजर तौर पे मैं बताऊं जैसे आपको, अभी आगे आ जाएगा थोड़ा, लेकिन सुन लो रिलीफ क्या हो सकता है। भाई कोई तुम्हें प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिल गया, तो या तो उसे रिपेयर करके दे दे, या रिप्लेस करके दे दे, दूसरा दे दे, या फिर मेरा पैसा वापस कर दे। मेजर तौर पे तो ये तीन चीजें होगी ना, तो ये रिलीफ हो गया। हालांकि रिलीफ जब कोर्ट ऑर्डर करती है तो कोर्ट और भी रिलीफ आपको प्रोवाइड करा सकती है। लेट सपोज बच्चों आप वो आयरन लेके आए थे और आपको झटके पहुंचे, उस आयरन की वजह से आपने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, झटके पहुंचे, आपकी हेल्थ को क्या हुआ, नुकसान पहुंचा है, तो कोर्ट कोई एक कॉम्पनसेशन भी अनाउंस कर सकती है। क्या कर सकती है? कि भाई तू 5 लाख रुपए अब दे। कोर्ट ये भी बोल सकती है कि आगे से तू इस तरह के जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो क्या नहीं करेगा, मार्केट में सेल नहीं करेगा। जो तेरे पास स्टॉक है उसे क्या करा रहे हैं हम? सील करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सील करा रहे हैं। और आगे से इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। समझ में आ रही? तो इस तरह के और भी रिलीफ होते हैं, वो हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? हालांकि जैसे भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 इसने रिलीफ लिखे हुई है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी जाने चाहिए। पढ़ के देखना एक बार क्या है, पहले ये पढ़ लो फिर ऊपर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, ये क्या है? जो डिफेक्ट है उसे क्या कर दे? रिमूव कर दे, मतलब रिपेयर करके दे दे उसे। सबसे आसान काम तो यही है ना, और यही करते हैं, यही करते हैं। अच्छा कस्टमर बोल रहा है जी नहीं बस अब तो हम नहीं मन नहीं कर रहा जी, बस अब नहीं, रिपेयर नहीं कराना, ठीक है ना, दूसरा पीस दे दो तुम। अजी तुम्हारा क्या जा रहा, तुम्हारा तो ये भी बिक जाएगा, तुम्हारा वापस चला जाएगा। हमारे हमारे तो देखो, हम तुम्हारी दुकान पे आगे भी आएंगे, हमें दूसरा पीस दे दो, समझो बात को आप, ठीक है ना। दूसरा देखो क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन तुम बताओ कोई भी सेलर फर्स्ट एंड में रिप्लेस करके देगा? रिपेयर, क्योंकि उसके लिए सबसे आसान है, ठीक है ना। अच्छा अभी अगर वो ऐसा रिप्लेस भी नहीं चाहता, रिप्लेसमेंट भी नहीं चाहता, कौन? कंज्यूमर। बस ले नहीं रहे हम, अब फिर लेंगे बाद में, पैसा दे दो हमारा, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कॉम्पनसेशन पेड फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर एक्सेट्रा, या रिफंड भी बोल सकते हो। ये तो कॉम्पनसेशन उस केस में हो गया अगर इंजरी हुई है, या रिफंड भी मांग सकते हो आप। क्या मांग सकते हो? रिफंड, ठीक है। हाँ जी, पारस कुछ कह रहा है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ रिलीफ टू कंज्यूमर्स। वो कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो कंज्यूमर को नंबर ऑफ रिलीफ क्या करता है? प्रोवाइड करता है, जो कि ये तीन तो नॉर्मल है, आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट है बच्चों, बहुत आसान है, ये राइट्स अभी कंप्लीट करा रहा हूँ, राइट्स कंप्लीट करके फिर हम चालू करेंगे। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू इन्फॉर्म क्या बोलता है? तुम तुम जाके बोल रहे हो, तुम जाके बोल रहे हो कि भैया ये कितने रुपए का है प्रोडक्ट, वो वो कह रहा है कि, वो कह रहा है आंख नहीं है क्या तेरे? अरे सुन तो लो, वो कह रहा है आंख नहीं है क्या तेरे, देख ले तू। नहीं नहीं, मोए मोए कर नहीं सकता ना, उसके उसके साथ ही हो जाएगा बाद में। वो नहीं कर सकता ऐसा, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि आंख नहीं है तेरे देख ले, क्योंकि उसके पास क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर के पास अधिकार है कि वो जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उसके रिगार्डिंग उसे हर एक इंफॉर्मेशन मिले, और ठीक है उस पर लिखी भी है, हमारे आंख भी है, हम देख भी लेंगे, लेकिन तू बता, क्योंकि हमारे पास क्या है? अधिकार है। समझ में आ रही है? तू ऐसा मना नहीं कर सकता। हम ये पूछे किस किस चीज से मिलके बना है, वो कह रहा है पढ़ लो ना, पीछे लिखा हुआ है। अबे तू बता, हमारे पास अधिकार है, राइट टू बी इन्फॉर्म, तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं हम।
समझ में आ रही है ना बात, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। देखो चिंटी बता रही है ना कि जी हमारे प्रोडक्ट में ऐसा है, हमारे प्रोडक्ट में वैसा है, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सारी चीजें, ठीक है ना। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, अकॉर्डिंग टू दिस राइट अ कंज्यूमर हैज अ राइट, इस राइट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के पास अधिकार है टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कि उसे क्या होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में ही इंटेंड्स टू बाय, जिसे वो खरीदना चाहता है, इंक्लूडिंग इट्स इंग्रेडिएंट्स, कि वो किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, डायरेक्शंस फॉर यूज, कई बार लिखा रहता है ना उस पे कि उसे सनलाइट से कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, है ना, या स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, ऐसे कुछ करके कुछ लिखा रहता है डायरेक्शन, है ना। तो ये सारी चीजें तो वो पूछ सकता है कि भाई कैसे कैसे से यूज करना है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। कह रहे सुनो, इन इंडिया, ये काफी अच्छा है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बुलेट है। इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, भारत में जो प्रोड्यूसर है उनके पास क्या होती है, ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन होती है, क्या होती है, मतलब उनकी जिम्मेदारी होती है टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, कि उन्हें वो सारी इंफॉर्मेशन किस पे भी प्रोवाइड करानी होती है, पैकेज पे भी प्रोवाइड करानी होती है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि वो जो वो आता है, आई थिंक जो टोबैको आता है, उस पे वो बड़ी अजीब सी बड़ी खतरनाक सी इमेज भी लगा के रखते हैं, और उस पे चेतावनी भी लिखी रहती है, तंबाकू से कैंसर होता है, और जब भी बिकता है, मजे की बात देखो, जब भी ये जो मौत का सामान है तब भी बिकता है, क्योंकि लोग हैबिचुअल होते हैं। लेकिन देखो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, उन्होंने बता दिया कि देख भाई ऐसी हालत हो सकती है तेरी और इससे कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। या अभी वो सिगरेट के डिब्बी पे लिखा हुआ आता है धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, लिखा रहता कि नहीं लिखा रहता, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। अब तुम देखो कि तुम्हें सही लगता है तो खरीद लो, नहीं सही लगता है तो छोड़ दो, ठीक है ना। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट है बच्चों राइट टू सेफ्टी, नेक्स्ट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या बोलता है कि हमें अपने आप को सेफ करने का अधिकार है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से, किससे, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से, यानी कि ये हमें बोलता है, ये अधिकार हमें हिदायत भी देता है कि हमें केवल जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है ना वो ही खरीदने चाहिए। कहीं बेटा कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, सस्ते प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। एक प्रोडक्ट है मान लिया 1,000 रुपए का और एक प्रोडक्ट है 500 रुपए का, है ना, तो 1,000 वाला प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बहुत फार बेटर था, उससे वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने वाला था, लेकिन आपको लगा थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, या आपको सिमिलर प्रोडक्ट लगा, वो एक जैसा लगा और आपने 500-600 वाला खरीद लिया। मैं कह रहा हूँ उस 500-600 से आपको एक भी रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो सस्ता सस्ता बोल करके आपको महंगा पड़ गया, अल्टीमेटली आपको 1,000 वाला खरीदना पड़ेगा, तो वो 1,000 वाला आपको 1,600 में पड़ा, कितने में पड़ा, सस्ते के चक्कर में मत जाना, सस्ते वाले प्रोडक्ट महंगे पड़ जाते हैं, ऐसा कौन बोल रहा है, राइट टू सेफ्टी। हमेशा आपको मार्केट में अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उनके कुछ क्वालिटी मार्क्स होते हैं, क्या होते हैं, हमें वो क्वालिटी मार्क्स देख के ही क्या करने चाहिए, प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे ISI मार्क होता है, क्या होता है, ज्वेलरी पे क्या होता है, हॉल मार्क होता है ना, वर्मा जी ज्वेलरी पे क्या होता है, हॉल मार्क होता है। अब आप वूल खरीदते हो तो उस पे क्या होता है, वूल मार्क होता है, ठीक है ना। फूड प्रोडक्ट पे FSSAI मार्क होता है या FPO मार्क होता है, ठीक है ना। ऐसा वो होता है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं उनपे इको मार्क होता है, कोड बना रहता है, अभी दिखाऊंगा इधर आगे। और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर एग मार्क होता है, क्या होता है, एग मार्क होता है। तो अपने को ये जो क्वालिटी मार्क होते हैं ना, ये उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर करते हैं कि जिन पे ये मार्क है वो उनकी क्वालिटी क्या है, बराबर है। तो हमें सस्ते के चक्कर में ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, वो जो प्रोडक्ट है वो वैसे नहीं लेने चाहिए, हमें सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के बराबर वाली क्वालिटी के लेने चाहिए, ठीक है ना। अब मान लिया तुमने सस्ते के चक्कर में आयरन ले ली, जैसे वो ले लिया आपने, प्रेशर कुकर ले लिया, अब उसने पहले सिट्टी मारी, ठीक है ना, फिर वो ऊपर गया, फिर वो बहुत ऊपर गया,
फिर तुम्हें भी बहुत ऊपर पहुंचाया उसने, ठीक है ना। तो वैसा नहीं है, तो आपको ना बराबर से जो प्रेशर कुकर वगैरह उन पे भी आईएसआई मार्क आता है, वो चेक करके लेना चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, अ कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड, उसको अपने आप को बचाने का अधिकार है, बचा के रखने का अधिकार है, किससे? अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज से विच आर हजार्डस टू लाइफ, जो उसकी लाइफ के लिए क्या हो सकती है? डेंजरस हो सकती है, उसकी हेल्थ के लिए डेंजरस डेंजरस हो सकती है, और उसकी प्रॉपर्टी के लिए। नमन भैया ये तो समझ में आता, लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए समझ में आता, प्रॉपर्टी अरे अभी तो दिया प्रेशर कुकर का एग्जांपल, एलपीजी का हो सकता है एग्जांपल। बात समझ में आ रही है? अब मान लिया एलपीजी, जो एलपीजी सिलेंडर है वो फट गया, तो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है? आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को, है ना, आसपास में जो मोहल्ले पड़ोस वाले हैं उनकी लाइफ को भी डेंजर हो सकता है, ठीक है ना। राइट टू सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, राइट टू सेफ्टी जरूरी इसलिए फॉर अ सेफ एंड सिक्योर लाइफ, अपनी लाइफ को सेफ और सिक्योर रखने के लिए। सर्टेन गुड्स लाइक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एलपीजी, प्रेशर कुकर्स एक्सेट्रा कैन कॉज सीरियस इंजरी, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपकी लाइफ को काफी इंजरी पहुंचा सकते हैं इफ देयर इज एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन देम, अगर उनमें क्या हुआ बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ, ठीक है। जैसे प्रेशर कुकर की वॉल्व क्या रह गई? लूज रह गई, या जो एलपीजी के अंदर जो वॉल्व लगी रहती है वो लूज हो गई, तो लीकेज हो सकता है, और लीकेज के साथ वो क्या कर सकता है? ब्लास्ट हो सकता है, और उसमें आग भी लग सकती है, ठीक है ना। आग ब्लास्ट बाद में होगा, पहले आग लगेगी ना, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि सीधा का सीधा ब्लास्ट ही होगा। कह रहे कैन कॉज सीरियस इंजरी इफ देयर इज एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन देम। तो कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक टाइप से कंज्यूमर के पास ये राइट भी है, कंज्यूमर की ड्यूटी भी है। द कंज्यूमर शुड चेक, देखो राइट तो है ही है, अधिकार तो ही है, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी ऐसे नहीं कि आंख बंद करके जाओगे, अरे तुम सोच रहे हो कि मैं तो सही चल रहा हूँ, मैं तो सही साइड पे चल रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। सामने वाला तो कर ही सकता है, लेकिन कई बार तुम्हें भी पता नहीं होता, है ना, तुम्हें लग रहा है कि बस मैं तो सही हूँ, आंख बंद करके तुम भी मत जाओ, तो तुम्हारे राइट तो है ही है, साथ में तुम्हारी क्या भी है? ड्यूटी भी है। क्या ड्यूटी है? द कंज्यूमर शुड चेक द आईएसआई मार्क ऑन, किस पे? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। आईएसआईएस मत बोलना कभी, बोले आईएसआई मार्क चेक करें, आईएसआई, एज अ आईएसआई मार्क गिव्स एन एश्योरेंस ऑफ सच प्रोडक्ट अबाउट देयर क्वालिटी, क्योंकि जिन प्रोडक्ट के ऊपर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर आईएसआई मार्क होगा, समझो वो प्रोडक्ट क्या है? बराबर है। द कंज्यूमर शुड चेक FPO mark on food products, hall mark on jewelry, egg mark on agricultural product, eco mark on environmentally friendly product, and wool mark on wool। देखो ये सारे मार्क है, ISI मार्क, FPO मार्क, ये फूड पे होता है, फूड पे ये भी होता है FSSAI। हॉल मार्क ये किस पे होता है? ज्वेलरी पे होता है। और ये एग मार्क हो गया बच्चों आपका, जो किस पे रहता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे रहता है। ये इको मार्क हो गया, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं उन पे होता है। ये वूल मार्क हो गया, जो वूल पे होता है। और ISO मार्क भी होता है, ISO सर्टिफाइड ऐसे लिखा रहता है कई सारे प्रोडक्ट पे, ये भी क्वालिटी एश्योर करता है। अब देखो इनकी कुछ यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म लिखी है मैंने, ध्यान से सुनो, बस ये लास्ट है, वो नहीं पढ़ा रहा हूँ आज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन नहीं पढ़ाऊंगा, सुनो बिल्कुल। नेक्स्ट ये देखो बच्चों, जो नोट में लिखा है BIS स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ये मार्क्स रिलीज करता है, अलग अलग मार्क्स क्या करता है? रिलीज करता है कि इन प्रोडक्ट पे आपको ये वाले मार्क देखने चाहिए, ये वाले मार्क देखने चाहिए, तो वो है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है बच्चों FSSAI की कई बार लॉन्ग फॉर्म पूछ लेता है एग्जामिनेशन में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, जिनको ISO मार्क होता है ना, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, कि यानी कि उनकी क्वालिटी में कोई भी झोल नहीं है। एक ISI मार्क होता है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का आता है, उसकी लॉन्ग फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो ये कुछ लॉन्ग फॉर्म्स है। बाकी बच्चों बस एक राइट रहता है हमारा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। हालांकि ऐसा जो उसमें कुछ है नहीं है, वैसे तो 5 ही मिनट का काम है, लेकिन आप थोड़ा नाटकबाजी करोगे तो दैट्स वाई, है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं कल। कल एक तो ये राइट हम करेंगे, और दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम पढ़ेंगे, और उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे। पहले ये बताओ कल की टाइमिंग क्या रहने वाली है हमारी? स्कूल तो नहीं जाना ना कल आपको? जाना है,
चलो तो टाइमिंग कल की क्या रहेगी, 7 से 8 और 8 से 9, 7 से 8 बिजनेस और 8 से 9 इकोनॉमिक्स, ठीक है जी।